इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज बात हम करेंगे आज की बड़ी खबरों की। पहले बात बीजेपी की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पदभार संभाल लिया। बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर बीजेपी ने यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नाम भी तय कर दिया। बीजेपी ने कायस्थ जाति के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। ओबीसी और दलित अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं के बीच नितिन नवीन की नियुक्ति से सियासी पंडित हैरान हैं। बीजेपी ने तमाम कयासों को विराम देते हुए बिहार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। माना यह जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पिछड़ा वर्ग या दलित समुदाय से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती थी, लेकिन सबको चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपी गई। नितिन नवीन की नियुक्ति से सियासी पंडित भी हैरान हैं। बिहार से नितिन नवीन को अध्यक्ष का पद देकर बीजेपी ने हिंदी पट्टी में अपनी पैठ बनाए रखने की भी कोशिश की है। मौजूदा परिदृश्य में बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी राज्य उसके लिए पावर हाउस बन चुके हैं। बीजेपी ने बीते 2 दिनों के अंदर ही 2 बड़े फैसले लिए जिन पर लंबे समय से इंतजार चल रहा था। एक तरफ केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। दोनों ही फैसले जो हैं वो चौंकाने वाले, लेकिन नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला रहा। नितिन नवीन 45 साल के हैं और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो सफर है वो भी 45 साल का है। अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी दोहरी सदस्यता को लेकर जनता पार्टी से अलग हुई और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में, और अप्रैल में उनका बीजेपी का गठन हुआ और 2 महीने के बाद 1980 में ही नितिन नवीन का भी जन्म है। दोनों का साल एक ही है। बिहार के पहले नेता हैं नितिन नवीन जिन्हें बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर मौका दिया गया है। कायस्थ समाज से आने वाले नेता नितिन नवीन को पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का काफी करीबी भी माना जाता है। बीते करीब 1.5 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और संघ नेतृत्व के बीच रसाकशी चल रही थी और ऐसे में अचानक से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले से लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि दूर दूर तक इनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। अध्यक्ष पद के लिए धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव के साथ साथ संजय जोशी और वसुंधरा राजे का भी नाम चल रहा था, लेकिन अंत में नितिन नवीन के नाम पर ही मुहर लगी। ये एक बड़ा सवाल कि आखिर क्यों, और ये माना जा रहा है कि खरमास के बाद नितिन नवीन को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी में अंदर खाने और बाहर भी इसे लेकर यह चर्चा है कि आखिर आरएसएस क्या सहमत हो गई है नितिन नवीन के नाम पर? क्या वाकई बीजेपी और संघ दोनों सहमत हैं या बीजेपी ने बिना आरएसएस के ही यह फैसला ले लिया है? बीजेपी के बिहार से नितिन को अध्यक्ष का पद देकर भाजपा ने हिंदी पट्टी में पैठ बनाने की जो कोशिश की है, ये उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर कायस्थ जाति के वोटर्स हैं और वो एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं और उनको भी प्रभावित करने की कोशिश होगी इस फैसले के जरिए। अब देखना है कि किस तरह से ये भूमिका निभा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जूनियर हैं और इनके सामने वो तमाम सीनियर लोग हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाना पहली चुनौती होगी। जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, जिसकी चर्चा हमने की। इनके सामने 2026 का अगर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते हैं तो 2026 का पश्चिम बंगाल, 2027 का उत्तर प्रदेश और 2029 का लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती होगी। अगर कायस्थ जाति की हम बात करें तो देश भर में 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है कायस्थ की। कुल आबादी का ये करीब 2 से 2.5% तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी बड़ी आबादी है। कमोबेश महाराष्ट्र में भी कायस्थ हैं बड़ी संख्या में और बड़ा राजनीतिक असर भी है। अखिल भारतीय जो कायस्थ महासभा है, उनका ये कहना है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच उनकी आबादी है और ये लोग प्रभावित करते हैं। बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें कायस्थ कुछ नाराज थे, क्योंकि
उन्हें कायस्थों को टिकट नहीं मिला था और कुछ लोगों का टिकट भी कट गया था। तो उस नाराजगी को भी दूर करने की एक कवायद होगी इस फैसले के जरिए। अब नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और जाहिर सी बात है कि नितिन नबीन बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में विधायक हैं, 5 बार से विधायक हैं, तो जश्न का भी माहौल है। उनके समर्थक भी खुश हैं, बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी खुश हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बधाई देने का सिलसिला जैसे ही कल ये खबर आई उसके बाद से लगातार जारी रही। अब दिल्ली आ गए हैं, पदभार भी उन्होंने संभाल लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सरकार में मंत्री और अभी तक कुछ समय पहले तक दिलीप जायसवाल वहाँ के बिहार के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी, और विधायक और मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी उन्हें बधाई दी है। दिल्ली के बिहार के लोगों को शुभकामना है। बिहार के मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। आज उन बिहार के लोगों के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी के लिए बड़ा चलिए। तो ये तो बहुत ही, मुझे तो बहुत प्रसन्न हुआ है, कार्यकर्ता भी बहुत प्रसन्न है। कल भी जब मैं कर्नाटक में था तब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे जो कर्मठ कार्यकर्ता, ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ये पहले भी सिद्ध हुआ था। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और अभी भी फिर से ये पूर्णतः सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद कुछ नहीं चलता है। जो कर्मठ कार्यकर्ता है अपने पूरा सामर्थ्य दांव पे लगा के काम करता है, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मौका मिलता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पद तक भी पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये प्रजाप्रभुत्व के लिए एक बहुत बड़ा विजय है। माननीय अमित शाह जी भी जो है वो एक महामंत्री थे, वो भी उत्तर प्रदेश गुजरात से जो है मंत्री के तौर पर ही यहाँ आए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है, और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है ये तीसरा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। सर, पूर्वी भारत पर बहुत फोकस सरकार का रहा है, अब संगठन में भी पहली बार पूर्वी भारत बिहार से बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसे उत्तर प्रदेश से तो माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, अब बिहार से नितिन नबीन हो गए, बड़ा है, बढ़िया है। उत्तर प्रदेश बिहार का जो है थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। अच्छा डिसीजन जो है वो फेस वैल्यू पे है, क्योंकि 6-7 बार के मेरे ख्याल वो एमएलए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, वो एक्सपीरियंस उनको बहुत है। और जितना हमारे पास सूचना आई है, प्रशासन, सुशासन और वो सब कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव, वो सारा कुछ है उनके पास। तो अगर संसदीय बोर्ड ने उनको अध्यक्ष बनाया है तो मुझे लगता है कुछ ये सब काम सोच समझ कर ही किए जाते हैं, और बड़ा अच्छा है अगर इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति को बनाया गया है। तो कहना क्या है, कितनी बार तो कह चुके हैं, अब उनके मन में जो भी आता है वो कहते हैं। वो अच्छे कामों के सिवाय या जो काम करने चाहिए देश के लिए, उनके सिवाय ये सब काम करते हैं बाकी के। बिल्कुल नहीं, वो बाहर कहते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं, अपने घर में अपने मेंबर्स के साथ बैठ, जो उनकी इंसाइडर्स मीटिंग होती है उनमें वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये मतलब बेसिकली फेस नहीं करना चाहते वो किसी भी चीज को। वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति भागते भागते गाली देता हुआ चला जाता है, वो उस तरह का एटीट्यूड है उनका बेसिकली, जो आम लोगों का होता है। अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, इट कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड, बल्कि उसकी निंदा की जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व को, बिहार को जो पुरस्कार दिया है इस प्रचंड जीत का, उसके लिए, और युवाओं को जो सम्मान दिया है उसके लिए। जितना भी शब्द कहा जाए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लिए, मोदी जी के लिए, वो कम है। तो कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं, और नितिन नबीन ने कहा कि 20 वर्ष पहले पार्टी ने उन्हें पहला अवसर दिया और कार्यकर्ताओं के साथ सीखते हुए आज इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं।
हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो कई चीज़ें हैं, मैं तो सब के विषय पे बताऊँगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार के मंत्री जो हैं और जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का चुना गया है, नितिन नवीन, उनको उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि नितिन नवीन जैसे युवा कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं नितिन नवीन को काफी सालों से जानता हूं, उनको बधाई देता हूं और विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और तरक्की करेगी। महामंत्री हुआ करते बहुत खुशी है कि श्री नितिन नवीन जैसे एक बहुत ही युवा ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कार्याध्यक्ष के रूप में पार्टी ने नामित किया है। मैं नितिन नवीन जी को बहुत सालों से जानता हूं। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया। जिस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो महामंत्री हुआ करते थे अखिल भारतीय, उस समय महाराष्ट्र का प्रभार भी उनके पास था। उस समय महाराष्ट्र में उनका आना जाना भी काफी था और चूंकि मैं बिहार का भी प्रभारी रहा हूं तो वहां पर भी उनका कार्य मैंने बहुत करीब से देखा है। उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, मंत्री के रूप में जिस स्वरूप में उनको काम दिया गया, अपना काम बखूबी निभाया है। 4 बार से विधायक वो है, विधायक के तौर पर भी बहुत पॉपुलर है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। मैं हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर लोग अगली पीढ़ी का विचार करते हैं। आज मेरे जैसा व्यक्ति इस पद तक पहुंचा क्योंकि किसी एक समय पर विचार करके नई पीढ़ी को लाया गया था। उस समय नई पीढ़ी का एक रिप्रेजेंटेशन मैं करता था। उसी प्रकार से आज एक नई पीढ़ी के रूप में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाना, मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी की एक बहुत ही दूरदृष्टि है और उसके लिए पार्टी के आला नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और श्रीमान नितिन नवीन जी को मैं बहुत दिल से उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ नियुक्तियां करने में जुटी हुई है। अपने संगठन को और जो संगठन है उसका, भारतीय जनता पार्टी का, उसको अब पूरी तरह से अच्छे से, जहां पर अध्यक्ष नहीं है वहां पर अध्यक्ष बनाने के लिए सारी कुछ तैयारियां चल रही हैं। ताबड़तोड़ नियुक्तियां हो रही हैं। बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को तो चुन लिया है, अब बिहार में पार्टी संगठन का चेहरा बदल दिया गया है। बीजेपी ने दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। संजय सरावगी 5 बार के विधायक हैं। उन्हें संगठन और सरकार दोनों का सियासी अनुभव भी है। संजय सरावगी का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से शुरू हुआ और उसके बाद वो निगम पार्षद के चुनावी मैदान में उतरे। इसके बाद सरावगी ने कभी पलट कर नहीं देखा और सियासी बुलंदी वो छूते चले गए। विधायक बनने से लेकर मंत्री तक का सफर तय किया। प्रदेश के अध्यक्ष अब वो बन गए हैं। संजय सरावगी का जन्म 28 अगस्त 1969 को दरभंगा में हुआ था। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, एमकॉम और एमबीए की पढ़ाई की है।
वो महात्मा गांधी कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष भी रहे हैं। संजय सरावगी ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़कर किया। 1990 में समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद उन्हें 15 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद 1995 में बीजेपी की सदस्यता ली और युवा मोर्चा से जुड़ गए। संगठन में विभिन्न पदों पर रहे। संजय सरावगी ने नगर निगम के पार्षद सीट से चुनावी मैदान में कदम रखा। 2000 में दरभंगा के नगर निगम वार्ड से पार्षद चुने गए। 2 साल बाद नगर पालिका चुनाव में फिर से पार्षद बने और उसके बाद 2005 में पार्टी ने उन्हें दरभंगा नगर की सीट से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा। विधायक बने और लगातार उसके बाद से वो विधायक हैं। 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। 20 साल से एक ही सीट से वो विधायक बनते आ रहे हैं। फरवरी 2005, नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में बीजेपी के टिकट पर दरभंगा सदर से विधायक चुने गए। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी वो थे। इस बार उन्हें जगह नहीं मिली और माना अब यही जा रहा है कि उन्हें बिहार का अध्यक्ष बनाना था, इसीलिए मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया। मैथिली भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ लेकर वो सुर्खियों में भी आए थे। संजय सरावगी दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में बीजेपी के चर्चित चेहरा माने जाते हैं। वैश्य समुदाय से आते हैं। व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक उपयोगिता के चलते पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। वैश्य समाज को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। संजय जायसवाल और दिलीप जायसवाल के बाद संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपने परंपरागत वैश्य समाज को सियासी संदेश देने की कवायद की है। तो संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है और उन्हें बधाई दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि संजय सरावगी के नेतृत्व में पार्टी बिहार में मजबूती के साथ संगठन का कार्य करेगी और प्रदेश में बीजेपी और मजबूत होगी। सरावगी जी को पार्टी का कमान दिया गया है। मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बिहार में संगठन का काम करेगी और सरकार और संगठन मिलकर बिहार की जनता का और काम कर पाएगी। के यहाँ जनरेशन बदलने वाली पार्टी है। लगातार ने संजय सरावगी जी को पार्टी का कमान दिया गया है। मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बिहार में संगठन का काम करेगी और सरकार और संगठन मिलकर बिहार की जनता का और काम कर पाएगी। के यहाँ जनरेशन बदलने वाली पार्टी है। लगातार जो नौजवान हैं उनको दायित्व देकर पार्टी के संगठन के माध्यम से आम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। संजय और चलिए अब बात करते हैं प्रदूषण की, क्योंकि सांसों पर अब संकट उत्पन्न होने लगा है। खास करके दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सांसों पर संकट उत्पन्न हो गया है। सर्दियों का प्रदूषण अदृश्य महामारी का रूप ले चुका है। PM 2.5 जैसे बारीक कण फेफड़े, दिल, दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसे हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। यह भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। अरबों रुपए का आर्थिक नुकसान भी है। मौसम के बदलने से कभी सुधार होता है, लेकिन फिर वही हालत हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना तो मुश्किल था, अब विजिबिलिटी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि घना कोहरा है, स्मॉग और पॉल्यूशन भी है। आज दिल्ली का AQI 450 से ऊपर सीवियर लेवल पर पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर तो 500 के करीब है और ऐसे में सवाल है कि क्या इस ठंड में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण इसी तरह से हाई रहेगा। इस समस्या को लेकर न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया और इसके बाद चीफ जस्टिस ने बेहद सख्त टिप्पणी की। न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद स्कूलों ने खेल गतिविधियां आयोजित करने के रास्ते निकाल लिए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत समस्या से पूरी तरह अवगत है और केवल ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे जो प्रभावी हों और जिनका अनुपालन कराया जा सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपराजिता सिंह ने कहा कि जब तक अदालतें स्पष्ट निर्देश नहीं देती हैं, तब तक राज्य सरकारें प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रोटोकॉल
मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के संकट को लेकर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर जनवरी के दौरान खेल गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद विभिन्न जगहों पर आयोजन भी कराए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ घना कोहरा है, दूसरी तरफ स्मॉग भी है, पोल्यूशन है, और उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। स्कूलों को हाइब्रिड करने के लिए निर्देश दिया गया है, और इसके साथ ही अब जब विजिबिलिटी भी कम हो जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। सड़क यातायात पर तो खासतौर से इसका असर देखने को मिल रहा है। रेल यातायात भी प्रभावित है। कई गाड़ियां जो हैं वो लेट चल रही हैं, रेलगाड़ी, और कई ट्रेन जो हैं उन्हें रद्द भी किया गया है। अब हवाई सेवाओं पर भी इसका कमोबेश असर भी पड़ने लगा है। तो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि पॉल्यूशन है और स्मॉग है, इससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। बाहर अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। बच्चों को तो घर से बाहर निकलने से जरूर मना कीजिए, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश है, कई इलाके हैं जहां पर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है अभी, और इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी। अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई, और अदालत के आदेशों को दरकिनार करने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से जो तरीके और साधन अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी आज चर्चा हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस समस्या से पूरी तरह से अवगत है, और केवल ऐसे आदेश ही पारित किए जाएंगे जो प्रभावी हो और जिनका अनुपालन कराया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ निर्देश ऐसे होते हैं जिन्हें जबरन लागू करना पड़ता है, लेकिन महानगरों में लोगों की अपनी जीवन शैली है जिसे बदलना आसान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम समस्या को जानते हैं। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण से जुड़ा ये मामला 17 दिसंबर को पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या की। पहाड़ी इलाकों में इंसान और वन्य जीव का संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है, और इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर सामने आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वन विभाग के पास इतने संसाधन हैं कि वो स्कूल आने जाने वाले नौनिहालों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। देखिए हमारे संवाददाता अभय कंतारा की यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिन वन्य जीव मूवमेंट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों के पास जंगली जानवरों के दिखने की घटना बढ़ने से अभिभावक गंभीर रूप से चिंतित हैं। डर ये है कि कहीं इस संघर्ष का खामियाजा बच्चों पर ना पड़े। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वन विभाग के पास उतना मानव संसाधन है कि वे बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने और वापस लाने में मदद कर सके, जिसको लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया वहां पूरी फोर्स फोकस तरीके से तैनात है। स्कूलों में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खतरे को समझ सकें और खुद ही सुरक्षित रख सकें। जहां से भी शिकायतें मिलती हैं वहां फायर वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय टीमें तुरंत तैनात की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदलने का अनुरोध भी किया गया है। नेचुरली नहीं, ये जो डिसीजन हुआ कि जल्द से जल्द उनको पहुंचना है, रिएक्शन टाइम कम देना है। नेचुरली हमारा पहाड़ी इलाका है, गांव बहुत दूर दूर रहता है। कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा बात होता है कि इमीडिएटली लोग वहाँ पहुँच जाए जो नज़दीक है। मे बी रेंज ऑफिसर नज़दीक में होंगे, मे बी हमारा फॉरेस्टर नज़दीक हुए, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए। इसके बाद हमारे डीओ साहब पहुँचेंगे। अगर डीओ साहब एकदम नज़दीक में तो वो तुरंत पहुँच जाएंगे।
विभाग का दावा है कि संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है और टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। लेकिन प्रश्न अब भी कायम है, क्या ये मैन पावर पर्याप्त है? वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में वन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की किसी भी घटना पर 30 मिनट में टीम मौके पर पहुंचे। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर्स की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया। लेकिन पहाड़ी भूगोलीय परिस्थितियों में कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने में घंटों पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर अचानक कोई घटना हो जाए तो टीम कैसे आधे घंटे में पहुंच पाएंगी? जिसको लेकर वन विभाग के मुखिया रंजन कुमार मिश्र ने स्पष्ट किया है कि बैठक में ये कहा गया है कि रिएक्शन टाइम कम किया जाए। पहाड़ी इलाकों की दूरी चुनौती है, लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है, जो भी अधिकारी सबसे निकट हो, रेंजर, डीएफओ या स्थानीय टीम, उसे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होगा। देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसमें यह होगा कि कोई प्रकार का किसी भी प्रकार की लैक्सिटी माने होना नहीं चाहिए। ये हमने क्लियर कट कर रखा है। जानबूझ के लेट नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे जैसे हमने आदेश कर देते हैं या डीएफओ को पहले पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई इंसिडेंट हो गया पर्टिकुलरली, तो इमीडिएटली विदाउट कोई भी अननेसेसरी डिले करते हुए उस जगह पे पहुंचा जाए। भले ही विभाग का कहना है कि उनकी कोशिश है कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और तेज की जाए, लेकिन पहाड़ी भूगोलीय परिस्थितियों और अस्थायी संसाधन अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि वन्यजीव मूवमेंट के बीच क्या वन विभाग बच्चों की सुरक्षा की असली परीक्षा में खरा उतर पाता है या नहीं। और अब बात प्रधानमंत्री के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं और अपने पहले पड़ाव इस दौरे के जॉर्डन पहुंच चुके हैं। जॉर्डन में व्यापार और राजनीतिक रिश्तों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। इथियोपिया में भारत अफ्रीका साझेदारी की नई दिशा मिलेगी। ओमान में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर उनका ये दौरा फोकस रहेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये दौरा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रिश्तों को नई मजबूती देने वाला है। व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर इस दौरान गहन बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया गया। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। भारत इस दौरे के जरिए अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है। और खास बात यह है कि जॉर्डन और इथियोपिया की ये पीएम मोदी की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी, जबकि ओमान का ये उनका दूसरा दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से आमने सामने बातचीत करेंगे और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में यह यात्रा अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और राजनीतिक सहयोग पर फोकस रहेगा। दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी और किंग अब्दुल्ला भारत जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें दोनों देशों के प्रमुख कारोबारी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जॉर्डन में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। युवराज के साथ वो पेट्रा शहर का दौरा करेंगे, जो भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों का प्रतीक रहा है। जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 दिसंबर तक इथियोपिया के राजकीय दौरे पर होंगे। ये उनकी पहली इथियोपिया यात्रा होगी। वहां वो प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। भारत के प्रधानमंत्री इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। तो काफी अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री का ये 3 देशों का दौरा। और चलिए अब बात करते हैं संसद की। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान आज भी जमकर हंगामा हुआ। आज हंगामा इसलिए क्योंकि कल कांग्रेस की एक रैली थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, वोट चोरी गद्दी छोड़ की, और उसमें नारा जो लगा था उसमें प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे गए थे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी।
दोनों सदन में, लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के नेता से माफी मांगने की अपील भी की। संसद के शीतकालीन सत्र में अंतिम हफ्ते की कार्यवाही चल रही है। हंगामा आज भी हुआ। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सांसद रहे पूर्व जनप्रतिनिधियों के निधन पर शोक संदेश पढ़ा। पूर्व सांसदों के सम्मान में सांसदों ने मौन रखा और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के कथित अपमान को लेकर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है कि कल बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। उधर लोकसभा में भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ और सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। 2014 में एक बीजेपी सांसद ने विरोधी दल के नेता के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपने सांसद से माफी मांगने के लिए कहा। कल कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी की कब्र खोदने की बात कही गई। ये देश के लिए बहुत दुखद पल है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस की रैली में गलत शब्दों का, प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई और कांग्रेस से माफी की मांग भी की गई। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया।
इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।